हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज का मेरे क्लास का टॉपिक है गिल्लू, जो सीबीएसई क्लास 9 का संचयन पार्ट 1 का है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मतलब पार्ट है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। इसकी जो लेखिका है वो महादेवी वर्मा जी हैं। मैंने उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको जीवन परिचय दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिल्लू, आपको इस पार्ट में या इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा? सारे आपको डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो कि समझने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट होता है या कठिन होता है, उनके सारे की मीनिंग मैंने डाल के रखी है। साथ ही साथ जब मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी, इस पार्ट को मैं आपको एक एक वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी। साथ ही साथ मैं उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी यहीं के ही मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सोन जूही। जूही पुष्प एक प्रकार का जो पीला फूल होता है। मैं आज एक पीली कली कली लगी है, इसे देख कर अनायास मतलब अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधों पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, आज उस रघु प्राण की खोज है। महादेवी वर्मा जो गिल्लू है, ओके, यहाँ पे आपको वर्ड आएगा बार बार, गिल्लू जो पार्ट का नाम है। गिल्लू एक बोलते हैं ना कि गिलहरी का बच्चा था जिसको उन्होंने बचाया था, और उसी के ऊपर ये कहानी है। तो अचानक से कहती है कि आज जो सोन जूही में जो पीले रंग का फूल खिला है, उसको देखकर मुझे किसी की याद आ गई अचानक से। मतलब जैसे ही मैंने उस कली को देखा तो मुझे किसी की याद आ गया। किसकी याद आई? तो छोटे से जीव की। जीव कौन है? तो गिल्लू की। ओके, जो इस लता के सघन हरिती में मतलब वो हरियाली में छिपकर कहीं बैठ जाता था, और फिर जैसे ही मेरे पास अब जब जैसे ही वो मेरे मतलब मैं उसके पास जाती थी तो चौंका देता था, सरप्राइज कर देता था। पहले मुझे किसकी खोज रहती थी? कली की खोज रहती थी, लेकिन आज मुझे लघु प्राण मतलब वो छोटे जीव की खोज है। क्वेश्चन क्या बनता है? अनायास ही सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका को किसकी याद आई? तो अनायास ही जो सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आई, जिसको वहीं पर बोलते ना कि वो उनको चौंकाने के लिए हमेशा वहां से निकला करता था, लेकिन आज वह अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उसको उसी पेड़ के नीचे रखा गया है, दफनाया गया है, लाइक दैट। हो तुरंत वह पर हो, परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआ मतलब चुपका चुपकी का खेल खेल रहे थे। जैसा खेल खेल रहे थे, यह खाक भुसंडी, ओके, कौवा भी विचित्र प्राणी है। एक साथ समादरित और दूसरे साथ अनादरित, आदि सम्मानित अति अवमानित। मतलब कौए के बारे में किसे समादरित और अनादरित कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो क्या है समादरित अनादरित? समादरित मतलब किसी का सम्मान करना, विशेष आदर देना। अनादरित करना मतलब किसी को इग्नोर कर देना, किसी का तिरस्कार कर देना। तो काक भुसुंडी मतलब ये कौन है? कौवा। कौवा को हम क्या करते हैं, कभी कभी इतना ज्यादा साउंड करता है तो हम उसको क्या करते हैं? अनादरित करते हैं, परेशान मत करो जाओ। वही जब पितृपक्ष का महीना आता है, आगे पार्ट में आएगा, जब पितृपक्ष का महीना आता है तो हम उसको बुला बुला के खाना खिलाते हैं, तो हम उस समय उसको क्या करते हैं? सम्मानित करते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सके, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ा। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ से प्रयुक्त करते हैं। मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जब पितृपक्ष का टाइम पर आता है तब हम कौवों को खाना खिलाते हैं, तब हमको बुला बुला कर देते हैं। सेकेंड थॉट क्या रहती है? जब आपके घर में कोई कौवा आके काव काव करता है तो हमको लगता है कि कोई हमारे यहाँ प्रियजन मतलब कोई गेस्ट आने वाला है या उसका कोई मैसेज आने वाला है। तब हम क्या करते हैं? कर्कश, अरे यार कितना कर्कश ध्वनि है इसकी, या कितनी कर्कश आवाज, तो उसको हम अवमानना कर देते हैं। अवमानना मतलब अनादरित करना या फिर उसका तिरस्कार कर देना। मेरा काक पुराण की विवेचना में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, काक दे दो कौवे कि चोचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। ही सही मतलब वो बोल रही है कि मैं अभी तक काक पुराण कर रही थी कि काक मतलब कौवे के बारे में बता रही थी कि क्यों अब मानना है, क्यों उसको सम्मानित करते हैं, अनादरित करते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा तो एक छोटा सा बच्चा गिलहरी का, वो बोलते हैं ना कि गमलों के पीछे कहीं पे पड़ा हुआ है, और उसको दो कौवे उसको चोट से घायल कर दिए हैं। और वो एकदम बोलते हैं ना कि शांत पड़ा हुआ है। निश्चेष्टा मतलब क्या था? बिना किसी हरकत के बिल्कुल शांत, उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो मर चुका है।
सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह यह नहीं बच सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव का पेंसिलीन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उनके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया था कि मेरी उंगली अपने दोनों पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। सबने कहा कि वो मर जाएगा क्योंकि उसको कौवे का चोंच लग गया है, बट इनको नहीं रहा गया, तो इन्होंने क्या किया, उसको उठाकर अपने कमरे में ले आए और रक्त पोंछा उसका, उसको पेंसिलिन का मलहम लगाया और ट्राई किया। उन्होंने कोशिश की कि इसके मुंह में कुछ चला जाए, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, दूध नहीं जा रहा था। कई घंटों का अथक प्रयास, मतलब कई घंटों तक उन्होंने ट्राई करते रहा कि कुछ बूंदे पानी की उसके मुंह में गई। लेकिन थर्ड डे, तीसरे दिन, वह थोड़ा आश्वस्त हो गया, मतलब वो थोड़ा अच्छा हो गया। नीले आंखें, नीले कांच के मोतियों के जैसा वो इधर उधर देखने लगा। क्वेश्चन क्या आएगा? महादेवी वर्मा ने गिल्लू का बोलते हैं ना कि उपचार कैसे किया था, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। रुई से रक्त पोंछ कर घाव में पेंसिलिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती बनाकर दूध जैसे उन्हें नन्हे मुंह से डालने, मतलब उसको पिलाने की कोशिश की। तो ये सारा क्या आएगा, उसका उपचार पे आएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 मास में उसके स्निग्ध मतलब चिकने हो गए रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित मतलब आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक रूप दिया और इस प्रकार हमें उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जातिवाचक गिलहरी, व्यक्तिवाचक गिलहरू, गिल्लू, उसका नाम रख दिया गया गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष तक का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप का पर सबको आश्चर्य होता। जब मैं लिखने बैठती तब वह अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसी उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेज गति से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक उसे पकड़ने के लिए ना उठती थी। धीरे धीरे वो 3 से 4 मास मतलब आफ्टर 3 और 4 मंथ में वो अच्छा हो गया, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो गया, उसमें बोलते हैं ना कि चिकनाहट आ गई और सबको आश्चर्यचकित करता। उसका नाम रख दिया गया था गिल्लू। और गिल्लू की उन्होंने क्या जगह बनाई थी, एक जो फूल रखने की जो डलिया होती, मतलब जो बास्केट होता, उसको उन्होंने टांग दिया था। वही उसका 2 वर्ष तक। गिल्लू की आयु कितनी थी? तो 2 वर्ष की आयु थी। वो 2 वर्ष तक जीवित रहा था और किसके साथ रह रहा था? तो महादेवी वर्मा के साथ रहता। उसको क्या आदत हो गई थी, जब भी वो महादेवी वर्मा लिखने बैठती थी तो वो उनको, तो बोलते हैं ना कि कार्यकलाप करने के लिए इधर उधर आता, आकर्षित करने के लिए वो पर्दे पे चढ़ता और पर्दे से नीचे उतर जाता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात मतलब छोटा जो शरीर था लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के से बाहर वाले पंजे से पकड़कर वो उसे कुतरता। वो उनका भी एक पेट हो गया था, उनके घर का एक हिस्सा हो गया था। बोलते हैं ना कि घर में बहुत सारे उनके यहाँ जानवर थे, उसमें से एक वो भी एक जानवर था, लेकिन वो बहुत छोटा था तो वो हमेशा उनके आसपास ही रहता था। तो वो बड़े बड़े कलाकारी करा करता था। बोलते हैं ना कि उनको वो महादेव वर्मा उसको लिफाफे में डाल दिया करती थी, तो अपने दोनों पंजों को बाहर निकाल कर देखता। जब उसको भूख लगती थी तो चिक चिक करके आवाज देता था। क्वेश्चन, गिल्लू को जब भूख लगती थी तो वो किस टाइप का साउंड करता था? तो चिक चिक करके आवाज देता था। और उसका फेवरेट फूड क्या है? तो वो आएगा काजू। ठीक है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। पहला बसंत आया मतलब अब वो बड़ा हो गया था, तो उसके जितने भी दोस्त थे, जो उसके आसपास जो जितनी भी गिलहरियां थी, वो आकर उसे आवाज लगाती थी चिक चिक करके, उनके जो लैंग्वेज रहा होगा। गिल्लू को जाली के पास बैठा देखकर, अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार से गिल्लू ने बाहर जाने का सचमुच ही मुक्ति की सांस ली होगी। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। उन्होंने क्या किया, अपनी विंडो का मतलब उनकी जो खिड़की थी उसका जो जाली का एक कोना ओपन कर दिया ताकि वो वहां से आ जा सके। और उनका कहना यह है कि उनके घर में कुत्ते और बिल्लियां थे, तो
उनके बीच इसको बचाना थोड़ा समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था, मतलब डेली रूटीन हो गया था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड में नेता बनकर हर डाल में उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मतलब उसको टाइम भी पता था कि कब महादेवी वर्मा आएंगी, और बोलते ना कि वो ठीक 4 बजे वो अपने कमरे में अपनी जगह पर आ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण आ रहा है। चौंकाना, सरप्राइज करना, वो कभी भी कहीं से भी निकल, एक तो छोटा सा जीव, ओके, और ये बहुत फुर्तीले होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये कहीं से भी निकल कर उनको सरप्राइज देने के लिए, उनको चौंकाने के लिए आ जाता था। महादेवी वर्मा कह रही कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, लेकिन किसी ने भी मेरे साथ थाली में बैठ के खाना नहीं खाया। ये मेरे साथ थाली में बैठकर, मतलब मेरे साथ ही खाना खाता था। गिल्लो इनमें अपवाद, सामान्य नियमों को बाधित करने और मर्यादा को तोड़ने वाला था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय भोजन था, खाद्य मतलब भोजन था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। मतलब उसको सिखाया गया, महादेवी वर्मा ने उसको प्रॉपर अपने बगल में बिठाकर, बोलते हैं ना कि थाली के पास में रखकर उनको उसको सिखाया कि नहीं, तुम थाली के ऊपर नहीं बैठ सकते हो, ऐसा सब चीज था। और साथ ही उसमें उन्होंने लिखा है कि काजू उसका प्रिय भोजन था, मतलब उसे काजू ज्यादा पसंद था। अगर आप काजू नहीं देते थे तो बाकी सामान भी वो फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना मतलब क्या था, उनका एक्सीडेंट हो गया, ओके। आहत होना मतलब एक्सीडेंट होने के कारण वो इंजर्ड हो गई या घायल हो गई, तो उनको कहाँ रहना पड़ा, हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचालिका, मतलब सेविका, एक नर्स कह सकते हो, के हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के लिए के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज लिया था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। जब वो बीमार हो गई थी तो उनके घर पे ना रहने का, अब बोलते हैं ना, जब वो घर पे नहीं थे तो जो भी उनके घर के लोग थे वो उसको खाने के लिए काजू दे आते थे। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से रिटर्न होती है, वो हॉस्पिटल से जब वापस आती तो वो देखती कि उसने काजू भी नहीं खाया था। मतलब कहीं ना कहीं वो उनको ढूंढ रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आते तो परिचालिका की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, किस मायने में आप कहेंगे कि गिल्लू महादेवी वर्मा की परिचालिका की भूमिका निभा रहा था? तो यही आएगा यहाँ पे आंसर कि उनके पास सिरहाने पर बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर, मेरे सिर, मतलब उनके सिर और बालों को सहलाता। ये सब किसके लिए, ये सब क्या था, तो ये सेविका का काम कर रहा था, ठीक है। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष की होती है, मतलब मतलब इनका सिर्फ जो लाइफ होता है वो 2 इयर्स का होता है। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पैंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन में मरणसद, मतलब जब वो मरने लायक स्थिति में था तब पकड़ा था। मतलब अब उसकी भी, बोलते हैं ना कि सीमा खत्म हो गई थी, उसकी भी लाइफ अब खत्म हो गई थी। तो वो एक दिन रात को वो आया और उनके पास आकर उसी, मतलब बोलते हैं ना कि वो अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसी उंगली को पकड़ा जिसको उसने सबसे पहले, जब वो बहुत छोटा था तब उसको पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता, मतलब गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। प्रभात की प्रथम स्पर्श
किरण के स्पर्श के साथ ही अन्य जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब इस जिंदगी से उसका बोलते ना, ये जिंदगी उसकी खत्म हो गई। अब किसी और जिंदगी में जाने के लिए और किसी और दुनिया में जाने के लिए या किसी और जीव में जाने के लिए वह सो गया। ठीक है, उसका झूला उतार कर रख दिया गया, खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास उस पार चिक चिक करती ही रही। सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई थी, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे प्रिय थी, इसलिए भी कि वह लघु घात का किसी वसंती दिन जूही के पिता मतलब पीले रंग के फूलों छोटे फूलों में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता। जाली थी उसको बंद कर दी गई। छोटे छोटे चिक चिक करते हुए उसके आज भी कुछ दोस्त आते हैं और अ, महादेवी वर्मा यहाँ पे लिखती है कि उसकी वहां पे समाधि बना दी गई थी। क्यों बना दी गई थी? क्योंकि वो पेड़ उसको बहुत पसंद था और आज भी उनको संतोष होता है जब उस पेड़ से कोई पीली कली बाहर आती है, तो उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं गिल्लू ही बोलते हैं ना, एक पहचान के तौर पर, एक एहसास के तौर पर मेरे सामने प्रकट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ समझा दिया है और चैप्टर बहुत इजी है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू so much.